हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फैंटेसी घोस्ट स्टोरीज के एक और नई वीडियो में। और मैं उम्मीद करता हूँ आज की जो हमारी स्टोरी है आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सी अलग अलग कहानियाँ सुनने को मिलेंगी, जिसमें वेंडिगो के साथ साथ स्किनवॉल्कर, वेयरवुल्फ और भी अजीब क्रिएचरों के बारे में मैंने बताया है। तो बिना आपका वक्त गवाते आज की कहानी को शुरू करते हैं। हमारी पहली स्टोरी भेजने वाली का नाम है एना। तो मैं सबसे पहले एना का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। तो चलिए उनकी कहानी उन्हीं की मुंहजुबानी सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम एना है और ये घटना मेरे साथ ही घटी है। काफी दिन से मैं सोच रही थी कि अपनी घटना कहाँ शेयर करूं, क्योंकि आमतौर पर लोग इन सब बातों पे विश्वास नहीं करते हैं और मुझे भी ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने ये बात किसी को बताई तो वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। तभी मुझे फैंटेसी घोस्ट स्टोरीज के बारे में पता चला, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी कहानी को आप लोगों तक पहुंचाया जाए। ये घटना आज से कई साल पहले घटी थी। हम लोग न्यूयॉर्क में रहते हैं। हमारी फैमिली के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, कई सौ एकड़ में फैली हमारी ज़मीन है। तो बात उस समय की है जब एक रात मेरे घर पे मेरी मॉम डैड नहीं थे। वो लोग किसी काम से सिलसिले से बाहर गए हुए थे। रूम में मैं, मेरा छोटा भाई और मेरी एक बिल्ली रहा करती थे। रात के तकरीबन 12 या 12:30 बजे होंगे। हमारा जो रूम है वो 2 मंजिल का है और मैं पहली मंजिल पर रहता हूँ। जहाँ मेरा रूम था वहाँ ही सट के एक बालकनी थी और उसके पास में ही मेरा बेड लगा हुआ था। हमारी जो बिल्ली थी वो ज़्यादातर उसी बालकनी के पास जाकर सोया करती थी और रहा करती थी। ठीक उस रात भी हमारी बिल्ली बालकनी के पास ही खड़े होकर बाहर की तरफ कुछ देख रही थी। मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, अपना फोन चलाती रही। उसके कुछ देर बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी बिल्ली बाहर देखे गुर्रा रही है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाया कि वो आखिर गुर्रा किस पे रही है कि अचानक से ना मेरी बिल्ली ने बाहर की तरफ छलांग मार दी। यह देखकर तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि हमारी बिल्ली कभी भी ऐसा नहीं करती थी और वो भी रात के 12 साढ़े 12 बजे करीब हमारी बिल्ली बाहर कूद गई। अब मुझे उसे लेकर अंदर आना था, नहीं तो अगर वो कहीं भाग जाती तो मेरे मॉम डैड मेरे ऊपर बहुत गुस्सा करते। मैं भागकर अपने भाई के कमरे में गई और उसे जगाया और उसे बाहर लेके गई। मैंने कहा, एक काम करो, तुम उधर साइड जाओ और मैं पीछे साइड से जाके देखती हूँ कि हमारी बिल्ली कहाँ चली गई। मैंने अपने हाथ में टॉर्च ले रखा था और मैं पीछे की तरफ गई। हमने सोचा कि हमारी बिल्ली दोनों में से अगर किसी साइड से भागेगी तो हमारे हाथ आ जाएगी। मैं पीछे की साइड से अपने बालकनी की तरफ बढ़ने लगी। जब मैं वहां पहुंची तो वहां का नजारा देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैं क्या देखती हूँ कि एक 7-8 फीट लंबा कोई जीव मेरी बालकनी की तरफ देखकर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे ऐसा लगा कि उसके सर पे सींगों का बहुत बड़ा समूह है। उसकी आंखें पीली सी चमक रही थी और वो बहुत पतला दिख रहा था कि तभी अचानक सड़े मांस की बदबू चारों तरफ फैल गई। वो बदबू इतनी खतरनाक थी कि मानो सांस ही ना लिया जा रहा हो। मैंने अपनी टॉर्च की लाइट जब उसके ऊपर की तब उसका वो भयानक चेहरा देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं एक जगह खड़ी होकर कांपने लगी कि तभी दूसरे साइड से मेरे भाई की आवाज आई। इतने में वो जीव जो भी था
वो पास के खेतों की तरफ भाग गया। मैं डरते हुए अपने बालकनी के पास गई, लेकिन हमें हमारी बिल्ली वहां पर मिली ही नहीं। मेरे भाई ने कहा कि दीदी वो चीज क्या थी। मैंने कहा मुझे भी नहीं पता कि आखिर वो चीज क्या थी। उसके बाद मैं और मेरा भाई टॉर्च लेकर उन्हीं खेतों की तरफ गए। हमने खेतों की तरफ टॉर्च पार कर देखी, लेकिन हमें वहां पर कोई भी चीज नहीं दिखाई दे रही थी। अब मुझे डर लगने लगा था और मैं अपने भाई को अब ज्यादा देर बाहर भी नहीं रख सकती थी। मैं तुरंत मेन गेट पर गई। जब हम वहां पहुंचे तो हमने देखा कि हमारी बिल्ली वहीं खड़ी है और अंदर जाने के लिए बहुत ही ज्यादा उतावली है। हमने जैसे ही गेट खोला, मेरी बिल्ली तुरंत अंदर भाग गई और जाके मेरे बिस्तर पर बैठ गई। हम लोगों ने भी गेट अच्छे से बंद कर दिया और सारे खिड़की दरवाजे भी बंद कर दिए। मेरा भाई अपने कमरे में जाने से डर रहा था, इसलिए वो मेरे साथ मेरे ही कमरे में सोया। उस रात हमारी बिल्ली बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। वो उस रात उसकी बालकनी पे जा ही नहीं रही थी और बहुत ज्यादा कांप भी रही थी। पूरी रात हमें किसी अजीब से जीव की आवाज आती रही। वो आवाज बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। और कब हम लोगों को नींद आ गई हमें कुछ पता नहीं चला। अगले दिन जब मेरे मॉम डैड आए तो उनको मैंने ये सारी बात बताई, तो मेरे मॉम डैड ने इस बात को मजाक में टाल दिया। बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, तुमने सपना या कोई जानवर देख लिया होगा। उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, लेकिन हमको पता है कि हमने उस दिन क्या देखा था। एक दिन मैं ऐसे ही बिस्तर पर बैठी हुई थी तो मेरा भाई मेरे पास भगता हुआ आया। दीदी दीदी देखो, ये वही है ना जिसको हमने उस रात देखा था। मेरा भाई फोन में उसकी कुछ तस्वीरें लेकर आया था। मेरे भाई ने बताया, दीदी ऐसे ही मैं जब वीडियो देख रहा था तो मुझे ये जीव दिखा। इसको लोग वेंडिगो कहते हैं और ये नर्क का वो भूखा शैतान होता है जो उसकी भूख कभी शांत नहीं होती। ये इंसानों जानवरों को मार के खा जाता है और ये बहुत ही पतला होता है। ये सारी बातें सुन के तो मैं और ज्यादा डर गई। मैं भगवान का शुक्र मना रही थी कि आखिरकार हम लोग बच गए। और उस जीव की जो आंखें मैंने देखी थी वो आज तक मैं नहीं भूल पाई, और कभी कभी तो वो मेरे सपनों में भी दिखते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? ये स्टोरी पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। बढ़ते हैं दूसरी कहानी की तरफ। दोस्तों, हमारी जो दूसरी स्टोरी है उसे एलिसा 1254 ने रेडिट पे पोस्ट किया है। और ये जो घटना है, इसको सुनने के बाद मैं भी कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा कि क्या ये बात सच है या झूठ। और अगर ये बात सच है तो इनको इस सिचुएशन से हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल में पड़ी हुई है। तो दोस्तों, अगर आपको इसके बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज है तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे शायद हम इनकी कुछ मदद कर सकें। तो चलिए इनकी कहानी पे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि मेरे साथ ऐसी घटना घट रही है जिसको मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ। एक ऐसा साया, या फिर उसे एक डीमोन भी कह सकते हैं, यानी राक्षस, जो कि मेरे साथ रहती है। वो बिल्कुल हूबहू मेरी तरह दिखता है और उसके कारण मैंने अपने पिता को खो दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ये घटना आज से तकरीबन 1.5 साल पहले घटी है, जब मैं
और मेरी पूरी फैमिली ने प्लान बनाया था कि हम कहीं बाहर जाकर पिकनिक मनाएंगे। सबने आपस में बातचीत की और फाइनल किया कि हम लोग पार्क में जाएंगे पिकनिक मनाने के लिए। हम सभी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे इस दिन के लिए। आखिर वो भी दिन आ गया। मैं बता दूं कि मेरी फैमिली में मैं, मेरे मम्मी पापा और मेरी 2 बहनें हैं। तो जब वो दिन आया हमें पिकनिक पे जाने के लिए, तो हम लोगों ने तैयारी करना शुरू कर दिया था। हम लोगों ने बैकपैक किए, उसमें कई सारी चीज़ें खाने के लिए रखी और सारा सामान वैन में रख दिया। वैन में रखने के बाद हम ठीक सुबह के तकरीबन 11:30 बजे अपनी वैन से उस जगह के निकल गए। तकरीबन हम 45 से 50 मिनट में हम उस जगह पे पहुंच गए। वो जगह देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। हम लोगों ने तय किया कि हम लोग थोड़ा और अंदर जाकर एक अच्छी सी जगह देखकर वहीं पर पिकनिक करेंगे। हम लोगों को भी कुछ ही देर हुए थे चलते चलते कि हमें एक ऐसी जगह मिल गई जहां पर हम पिकनिक कर सकते थे। तो हम लोगों ने वैन से सारा सामान निकाला और एक जगह पर उसे रख दिया और वहां पर बैठने के लिए एक मैट बिछा दिया। मैट के ऊपर हमने कुछ चादर डाले जिस पे हम आराम से बैठ सके। बैठने के बाद हम लोगों ने बैकपैक खोले और कुछ खाने की सामानें बाहर निकाली। मेरी मम्मी ने सैंडविच निकाला और हम सबको दिया। हम सब सैंडविच खा रहे थे। उस दिन मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई और वो दिन मैं अभी तक नहीं भूल पाती। मैंने सैंडविच का टुकड़ा अपने मुंह में भरा और बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि काफ़ी समय बाद हम पूरी फैमिली एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे तब हुई जब मैंने अपना सैंडविच अपनी बहनों से पहले ही फिनिश कर लिया। सैंडविच ख़त्म करने के बाद मैं इधर उधर टहलने लगा और इधर उधर घूमने लगा। लेकिन जब मैं थोड़ी दूर गया तो वहाँ पर मुझे कुछ अजीब सा ही लगने लगा। मुझे बहुत ही अजीब सी फीलिंग आने लगी और इधर उधर मैं देखने लगा कि तभी मेरी नज़र एक जगह पे गई जहाँ पर एक लड़की खड़ी हुई थी। उसको देखकर तो मैं बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित में पड़ गई क्योंकि वो मेरी तरह दिख रही थी। ये देखकर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि मैं अपने आप को देख रही थी। लेकिन रुको, ये कैसे हो सकता है? मैं अपने आप को ही कैसे देख सकती हूँ? क्या मैं मर गई हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार मैं सब देख क्या रही हूँ। मेरे पूरे पांव कपने से लगे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी मैंने अपना हाथ उसकी तरफ घुमाया और हाय किया। रिप्लाई में उस लड़की ने भी अपना हाथ उठाकर मुझे हेलो कहा। अब तो मेरे शरीर कांपने लगा था, लेकिन मुझे एक तो बात यकीन हो गई थी कि मैं मरी नहीं हूँ। लेकिन ये भला कैसे हो सकता था? हूबहू मेरी जैसी दिखने वाली कैसे हो सकती है? कैसे? लेकिन एक चीज उसमें डिफरेंस जरूर थी। लेकिन एक चीज उसमें अलग बात थी। वो ये थी कि उसने चाहे मेरी तरह कपड़े पहन रखे हो या वो मेरी तरह दिख रही हो, लेकिन उसके चेहरे पे हल्की हल्की झुर्रियां थी, मानो उसकी एज मेरे से ज्यादा हो। लेकिन उसकी हाइट ठीक मेरी जितनी ही थी और उसने हूबहू मेरे जैसे ही कपड़े पहन रखे थे। मैंने सोचा कि इससे क्यों ना दोस्ती की जाए और मम्मी पापा को दिखाया जाए, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। अचानक से ना मैंने देखा कि वो पीछे की ओर मुड़ गई और कहीं जाने लगी। मैंने आवाज मारी, लेकिन उसने एक भी बात मेरी नहीं सुनी। फिर मैं थोड़ा उसके पीछे और गई और मैंने फिर से आवाज मारी कि तभी उसने अपनी गर्दन 360 डिग्री में मोड़ दी। यह देखकर तो
मेरे पैर कांपने लगे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार मैंने देख क्या लिया है। मैं तुरंत पीछे मुड़ी और भागने लगी। भागते भागते जब मैंने पीछे की ओर देखा तो मैंने पाया कि वो जो भी चीज है वो ठीक मेरे पीछे पीछे आ रही है। एक जगह जाने के बाद मेरा पैर लड़खड़ाया और मैं जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरने के बाद मैंने पाया कि वह लड़की अब ठीक मेरे आंखों के सामने आ गई है। करीबन 2 या 4 मीटर की दूरी पर थी वो। अब मैं उसका शक्ल पूरी साफ साफ देख पा रही थी। वो बिल्कुल मेरी तरह ही थी। उसके आंख, नाक, मुंह सब मेरी जैसे थे। थोड़ी देर बाद वो ठीक मेरे ऊपर थी, लेकिन एक बात तो उसमें कॉमन थी, लेकिन एक बात तो उसमें अलग थी। उसके दांत बहुत नुकीले नुकीले थे, जिससे ये पता लगा सकते थे कि शायद वह कोई राक्षस या कोई एलियन है। वो ठीक मेरे ऊपर थी। उसके मुंह से लार टपक रही थी, जो कि मेरे शरीर के ऊपर गिर रही थी। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या। मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी अब कि पता नहीं कब मैं बेहोश हो गई, मुझे कुछ पता नहीं चला। जब मुझे होश आया तो मैं बेचैनी से उठी। मैं मानो पागल सी हो गई थी। मेरे मम्मी पापा मुझे संभाल रहे थे। मेरी आंखों से बस आंसू निकल रहा था कि तभी मुझे फिर वो लड़की दिखी, जो कि मेरे पास ही खड़ी थी। मैं अपने मम्मी पापा को बता रही थी वो लड़की मुझे मार देगी। मैं बहुत ही ज्यादा पागलों जैसी हरकतें करने लगी कि तभी उस लड़की ने मुझे चाकू देते हुए कहा, मार दो अपने पापा को। ये क्या? उसकी बात सुनने के बाद पता नहीं मुझे क्या हुआ। मैंने चाकू अपने पिता की गर्दन पे मार दी। गर्दन पे लगते ही मेरे पिता एक जगह जमीन पे गिर पड़े और खून से लथपथ वहीं छटपटाने लगे और तड़पने लगे। मेरी मम्मी ने तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया और पुलिस वालों को भी फोन किया, लेकिन जब तक एम्बुलेंस आई मेरे पापा मर चुके थे। उनको सही टाइम पे इलाज नहीं मिलने के कारण मेरे पापा हम लोगों को छोड़ के चले गए और इन सब की जिम्मेवार मैं हूँ, क्योंकि मैंने ही अपने पापा को जान से मार दिया। लेकिन पता नहीं उस लड़की के कहने पे मैंने अपने पापा को क्यों मारा। पुलिस वालों ने मुझे पकड़ा और थाने लेकर गए। थाने ले जाने के बाद उन्होंने मेरे से बहुत पूछताछ की, लेकिन मैं पागलों जैसी हरकतें कर रही थी। वो मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने मेरा काफी चेकअप किया, लेकिन बार बार मैंने उन्हें जो मेरे साथ घटा था मैं वही बता रही थी और उन्हें ये बोल रही थी कि वो लड़की ठीक मेरे पास खड़ी हुई है। वो सोच रहे थे कि मैं पागल हो गई हूँ और मुझे पागल खाने भेजने की योजना बना रहे थे, लेकिन मेरी मम्मी ने मना कर दिया। बोला कि नहीं, ये पागल खाने नहीं जाएगी, और मम्मी मुझे घर लेकर आ गई। घर आने के बाद मैं और भी अजीब हरकतें करने लगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है अब कि मैं क्या करूं। मेरे घर वाले भी मुझ पे विश्वास नहीं करते हैं और मैंने कई बार अपनी बहनों को भी मारने की कोशिश की है। मेरी मम्मी ने मुझे एक कमरे में बंद कर रखा है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरे ठीक साइड में रिवॉल्वर रखी हुई है और ये घटना लिखते हुए भी मेरे हाथ अभी कांप रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मैं कब तक जिंदा रहूंगी और ये जो चीज है जो मेरे साथ रह रही है, मुझे नहीं पता ये चीज क्या है। क्या ये कोई राक्षस है या कोई एलियन? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे हर समय मौत का डर सताता रहता है, लेकिन एक बात समझ गई हूँ कि मैं अपने फैमिली को अब और नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती और मुझे ये नहीं पता कि अब मैं जिंदा रहूंगी भी या नहीं रहूंगी।
अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता है तो प्लीज मुझे जरूर बताएं। तो दोस्तों, यह घटना सुनने के बाद आप लोगों को क्या लगता है? आखिर वो चीज क्या है जो इनको परेशान कर रही है? अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ पता है तो प्लीज जरूर बताएं, ताकि हम इनकी कुछ सहायता कर सकें। और अगर इसके बारे में मुझे कोई और भी अपडेट मिलती है तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। बाय बाय। दोस्तों, आज ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा। आप लोगों से केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि देख रहे हैं दोस्तों, हमारी जो चैनल की रीच है वो कम हो चुकी है। तो प्लीज़ आप स्टोरी सुनने से पहले इस स्टोरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा आप इस स्टोरी को शेयर करेंगे उतने ही ज़्यादा मुझे मोटिवेट मिलेगा कि मैं आप लोगों के लिए स्टोरी लेकर आऊँ। क्योंकि दोस्तों, मेरे पास वेंडिगो की, स्किन वर्कर्स की और फॉरेस्ट रेंजर्स के ऊपर और अर्बन लीजेंड की और भी हॉरर स्टोरी बहुत सारी पड़ी हुई हैं, जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ बहुत जल्दी जल्द। तो दोस्तों, प्लीज़ पहले वीडियो को शेयर कर लीजिए, उसके बाद ये कहानी को सुनिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जूलियट है और जो मैं आपको घटना सुनाने जा रही हूँ ये पर्सनली मेरे साथ ही घटी है। मैं आपको बता दूं, मैं जहाँ रहती हूँ हमारा पूरा घर जंगलों से घिरा हुआ है और यहीं से बीच से होके एक रास्ता भी निकलता है। अगर कोई व्यक्ति इधर से जाना चाहे तो उसे जंगल का सामना जरूर करना पड़ता था। मैं जब छोटी थी तो मैं जंगल में आ जाया करती थी। धीरे धीरे जब मैं बड़ी हुई तो मैं अपने कुत्ते को भी जंगल में टहलाने के लिए ले जाने लगी और मेरे डॉगी का भी अब आदत सी बन गई थी जंगल में जाने की। वह हर शाम मेरे साथ जंगल में टहलने के लिए जाता था। धीरे धीरे मैं बड़ी हो गई और मेरी शादी भी हो गई। शादी होने के बाद मेरे मॉम डैड तो शहर में चले गए क्योंकि उन्हें यहाँ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था और मैंने मॉम डैड से बोल के ये घर को अपने नाम करवा लिया। मैं और मेरे मंगेतर यहीं पे रहते हैं। मैं बता दूं कि मेरे मंगेतर पुलिस में है तो उनको काफ़ी ज़्यादा काम पड़ता है, तो रात में वो देर से घर आया करते थे और जो मेरा डॉगी था वो मेरे साथ ही रहता था। मैं भी एक आईटी सेक्टर कंपनी में जॉब किया करती थी तो मुझे भी आने में टाइम लग ही जाता था। तकरीबन मैं कभी 7 या कभी 7:30 बजे तक रूम पर आ जाया करती थी। रूम पर आने के बाद मेरा डॉगी बेताब रहता था टहलने जाने के लिए, तो मैं आती, कपड़े चेंज करती और उसे टहलाने के लिए जंगल में लेके चली जाया करती थी। ऐसे ही एक बार की बात है, मुझे आने में थोड़ी लेट हो गई। तकरीबन 7:30 बज चुके थे। मैं रूम पर आई तो मैंने देखा कि मेरा डॉगी जंगल में घूमने के लिए मरा जा रहा था। मैंने तुरंत कपड़े चेंज किए और उसको खोला। उसको खोलते ही वो आंगन की तरफ भागा और जंगल की तरफ भागने लगा। मैं भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। मैं धीरे ही धीरे जा रही थी क्योंकि मेरे डॉगी को पता था कि वो कहाँ जा रहा है। अब तक हम लोगों ने जंगल में कुछ ऐसी चीजें नहीं देखी थी जिससे कोई खतरा हो, इसलिए मैं अपने डॉगी को कभी बांध के नहीं रखती थी और जब भी जंगल में जाती थी मैं उसका पट्टा खोल दिया करती थी, क्योंकि जंगल में आमतौर पे वहाँ लोमड़िया यही सब चीजें मिलती हैं। लेकिन उस दिन के बाद जंगल पर से मेरा भरोसा उड़ गया, क्योंकि जंगल में ऐसी ऐसी खतरनाक चीजें भी होती हैं जिनका सामना शायद आपका कभी किसी चीज से ना हुआ हो और मेरा भी अब तक नहीं हुआ था जब तक मेरे साथ ये वाकया पेश नहीं आया। तो मेरा डॉगी मेरे से आगे आगे चल रहा था और मैं धीरे धीरे जंगल में ऐसे ही टहल रही थी। टहलते टहलते मैं काफी अंदर आ चुकी थी जंगल में कि तभी मुझे एक टहनी टूटने की आवाज आई। टहनी टूटने की आवाज सुन के मुझे उतना आश्चर्यचकित नहीं हुआ, क्योंकि ज्यादातर मैंने ये सब आवाजें सुन रखी थी और मुझे इन सब चीजों की आदत भी हो गई थी। मुझे लगा कोई छोटा मोटा जानवर किसी लकड़ी के पैर रखा होगा तो शायद वो लकड़ी टूट गई होगी। अभी मुझे चलते चलते थोड़ी देर हुए थे कि मुझे फिर से एक आहट सुनाई दी, लेकिन इस बार मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मुझे पक्का यकीन हो चला था कि कुछ ना कुछ चीज
तो मेरे आसपास जरूर मौजूद है। कि तभी मैंने पेड़ के पीछे एक साए को देखा। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार वो चीज है क्या। कि तभी मेरा डॉगी आगे से भागता हुआ मेरी तरफ आया। उसे देखने से ऐसा लग रहा था मानो वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है, क्योंकि आमतौर पे मेरा कुत्ता कभी किसी चीज से डरता नहीं था। लेकिन उस दिन मैंने उसे बहुत डरा हुआ पाया। वो इतनी तेज भाग रहा था, मैंने कभी भी उसको इतनी तेज भागते हुए नहीं देखा था। मेरा जो डॉग है वो एक अलग ही ब्रीड है। वो पूरे बालों से ढका हुआ है और उसके छोटे छोटे पैर हैं, तो उसको ज्यादा तेज भागने में भी दिक्कत आती है। लेकिन उस दिन वो बहुत तेजी भाग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसको अपनी जान का खतरा हो रहा हो। वो भागता हुआ मेरे पास आया। मैंने अपने डॉगी को पकड़ा और सीधा अपने रूम पे आ गई। रूम पे आने के बाद मैंने पर्दे वर्दे बंद कर दिए और टेबल पे जाकर बैठ गई और अपने हस्बैंड को कॉल करके सारी बात बताई। मेरे हस्बैंड ने कहा मुझे आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो तुम एक काम करो, गेट का दरवाज़ा और दरवाजा बंद करके बैठी रहना। मैं भी लिविंग रूम में गई और वहाँ जाके मैंने टीवी चालू कर दिया। मैंने और मेरे डॉगी ने कुछ खाना खाया। अब मेरा डॉगी थोड़ा नॉर्मल बिहेव करने लगा था। रात के तकरीबन 11 बजे मुझे पर्दों से एक रोशनी आती हुई नजर आई। मुझे पता चल गया था कि मेरे पति आ चुके हैं। वो अपनी लाइट से जंगल में कुछ तलाश रहे थे। तकरीबन तलाश करने के 10 मिनट बाद वो अंदर आए और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है जंगल में। मैंने कहा पता नहीं, मैंने तो एक साए को देखा था और अपना डॉगी भी आज इतना ज़्यादा डर गया है। पहले कभी मैंने उसे इतना ज़्यादा डरा हुआ नहीं देखा था। उसके बाद मेरे पति ने कहा तुमने कोई जानवर वानवर देख लिया होगा और शायद इसने भी कोई जानवर देख लिया होगा तो ये डर गया होगा। उसके बाद मैंने अपने डॉगी को अपने घर अपने मम्मी पापा के पास भेज दिया, क्योंकि हमें इन दिनों काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला था और हम अपने डॉगी का ज़्यादा ध्यान भी नहीं रख सकते थे। इसलिए मैंने उनको अपने मम्मी पापा के पास भेज दिया था। तकरीबन कुछ दिनों बाद हमारी सालगिरह आने वाली थी। सालगिरह पर मेरे पति ने और हमने दोनों मिलकर 6-7 दिन की छुट्टी ले ली थी। तो जिस दिन हमने छुट्टी ली उस दिन मैं अपने घर अपने मम्मी पापा के पास चली गई अपने डॉगी को वापस लाने के लिए। जब मैं वहाँ गई तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे डॉगी का वजन बढ़ गया है। मुझे लगा यहाँ आने के बाद इसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और अब शायद वो पहली वाली सारी बातें भी भूल चुका था। उसके बाद मैंने कुछ देर मॉम और डैड से बात की और उसके बाद हम दोबारा अपने घर आ गए। घर आने के बाद सर्दी का टाइम था। मैंने अपना जैकेट, जूते और कैप पहनी। उसके बाद मैंने अपने डॉगी को भी एक जैकेट पहनाई। आमतौर पे कुत्तों के लिए भी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो मैंने उसको पहनाया और फिर उसको जंगल में टहलाने के लिए लेके जाने लगी। अब वो फिर मेरे आगे आगे चल रहा था। मानो ऐसा लग रहा था वो सारा चीज़ भूल चुका है जो उसके साथ पिछली बार घटा था। वो पूरे टाइम मेरे साथ ही चिपक के रहा। हम लोग काफ़ी देर तक जंगल में टहले। उसके बाद हम दोबारा रूम की तरफ आने लगे। घर अभी हमारे ठीक सामने था। दूर से मैं देख पा रही थी कि घर के साइड में कार लगी हुई है, मतलब कि मेरे हस्बैंड काम पर से वापस आ गए थे। मेरे डॉगी ने दौड़ना शुरू कर दिया। रूम के ठीक बाहर मेरे पति उसका इंतजार कर रहे थे और उसके स्वागत के लिए खड़े थे। मेरा डॉगी देखते ही भागने लगा। अभी वो जंगल पार ही किया था कि अचानक उसके ऊपर किसी चीज ने हमला कर दिया। वो चीज बहुत बड़ी थी। मानो ऐसा लग रहा था वो कितना बड़ा और कितना विशाल जानवर है। उसके शरीर पे काले धब्बे थे और बहुत सारे बालों से भरे हुए थे। मेरे पति ने यह घटना समझ ली और तुरंत अंदर गए राइफल लाने के लिए। इतने में मैंने देखा कि मेरा कुत्ता लहूलुहान हो गया है। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो जानवर मेरे कुत्ते को मार देगा। मैंने कुछ नहीं सोचा और मैं तुरंत उसकी तरफ भागी, लेकिन यह सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी मेरी। मैं तुरंत भागी और जाने के बाद मैंने उसे लात मारना शुरू कर दिया। इतना करते ही उसने मेरी तरफ गुर्राते हुए देखा। तब मैंने उसे अच्छे से देखा था। ये क्या? ये तो एक भेड़िया था, लेकिन ये किसी इंसानों की तरह अपने 2 पैरों पर खड़ा था
और वो इतना ज़्यादा डरावना लग रहा था मानो अगर कोई बच्चा देख ले तो उसे तुरंत वहीं हार्ट अटैक आ जाए। वो मेरे डॉगी को इतना मार दिया था, उसके पेट के अंदर उसने अपने नाखून गड़ा दिए थे। मेरा डॉगी खून से लथपथ पड़ा हुआ था। अब वो मेरी तरफ बढ़ रहा था कि तभी अचानक गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। मेरे हस्बैंड ने उसके ऊपर गोली फायर करना शुरू कर दिया था, लेकिन ये क्या, उस पे गोली का तो कोई असर नहीं हो रहा था। बस वो चिल्लाते हुए जंगल में भाग गया। मेरे पति दौड़ कर आए और उन्होंने मेरे डॉगी को उठाया और हम दोनों को लेकर कमरे के अंदर चले गए। कमरे में जाने के बाद उन्होंने अंदर से गेट बंद कर दिया और मेरे डॉगी को वॉशरूम में ले गए और उसे गीले कपड़े से पोंछने लगे। उसका बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। उन्होंने मेरे को कहा कि इसे पकड़ो, इसे इसके घाव पे दाबे रहो, मैं भी आता हूँ। उसके बाद मेरे पति कहीं कॉल करने चले गए। मैं तब तक उसके घाव पे वो कपड़ा रखे रही जब तक मेरे पति नहीं आए। मेरे पति आते ही कहे, हमें इसे जल्दी से जानवरों के डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं बचेगा। मैंने कहा मैं भी चलती हूँ, लेकिन मेरे पति ने मना कर दिया कि नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहो। उसके बाद मेरे पति मेरे डॉगी को लेकर जानवरों के डॉक्टर के पास चले गए। मैं रूम में ऐसे ही परेशान बैठी हुई थी जब तक मेरे पति का कॉल नहीं आ गया। मेरे पति ने कहा कि अब अपना डॉगी सही है, लेकिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, तो उसे कुछ दिन तक यहीं पर भर्ती रखना पड़ेगा। उसके बाद कुछ देर बाद मेरे पति घर वापस आ गए। घर वापस के आने के बाद मेरे पति ने सारी बात बताई। उसके बाद अगले दिन हम दोबारा उसी अस्पताल में गए जहाँ पे मेरा डॉगी भर्ती था, और जब तक मेरा डॉगी सही नहीं हो गया मैं भी वहीं पे रही। जब मेरा कुत्ता पूरी तरीके से ठीक हो गया तो मैं उसे लेके घर पे आ गई। उसके बाद हम लोगों ने जंगल में जाना ही छोड़ दिया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शेषलिया है और मैं केंटकी का रहने वाला हूँ। मैं केंटकी के बाहरी इलाके में रहता हूँ और आज जो घटना मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ वो खुद मेरे साथ ही घटा है। और इस घटना ने मुझे इतना ज़्यादा डरा दिया कि मुझे वह जगह छोड़ के जाना पड़ा। मैं जहाँ रहता था वह एक जंगली इलाका था और यह जगह मुझे अच्छा भी लगता था। खैर कि मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मैं आप लोगों को अपनी संपत्ति के बारे में बता देना चाहता हूं, ताकि आप लोगों की कहानी की स्थिति को अच्छे से समझने में आसानी हो। जहां हम रहते हैं वहां से शहर लगभग 30 मिनट के रास्ते में पड़ता है अगर हम बस से सफ़र तय करते हैं तो। और हमारे पड़ोसी के भी घर हमारे घर से काफ़ी दूर दूर पे बने हैं। यह जगह बहुत ही अच्छी है, इसलिए हमने यहाँ पर घर बनवाया है। हमारे पास एक छोटा सा बगीचा है जहाँ पर एक मुर्गी फार्म है और खरगोश की भी जगह है, क्योंकि हम खरगोश भी पालते हैं। और साथ में ही सुअरों के लिए एक बड़ा सा बाड़ा भी है। हमने 3 कुत्ते भी पाल रखे हैं जो इन जानवरों की रक्षा करते हैं, और ज़्यादातर हमारे कुत्ते सुअरों के साथ ही रहते हैं, क्योंकि उस समय हमारी एक सुअरी गर्भवती थी और हमारे घर से थोड़ी ही दूर पर एक जंगल का बहुत बड़ा हिस्सा पड़ता था, जहाँ पर उसी जंगल में एक बहुत बड़ा भारी पेड़ टूट के नीचे गिरा हुआ था, जिसकी वजह से कोई बड़ा जानवर इधर नहीं आ पाता था। जब हमारा कोई जानवर मरता था तो मुझे उस जंगल में उसे फेंकने जाना पड़ता था, और हमें सुअरों के बाड़े के पीछे ही उन्हें फेंकना पड़ता था, ताकि हम यह पता लगा सके कि कोई जानवर तो यहाँ नहीं आया था। अगर कोई शिकारी जानवर होगा तो उन मरे हुए जानवरों को खाने जरूर आएगा। और जब मैं इन जानवरों को फेंकने जाया करता था तो मेरा एक कुत्ता एडी मेरे साथ जाया करता था। वो हर बार मेरे साथ ही जाता था। मैंने कभी भी उसे बांध कर नहीं रखा था, लेकिन उस रात के बाद मुझे इस बात का बहुत पछतावा होने लगा कि मैंने आखिर उसे क्यों बांध कर नहीं रखा। एडी को अपने साथ इसलिए मैं ले जाया करता था क्योंकि मुझे अपने से ज़्यादा उसकी आंखों पर भरोसा था, क्योंकि अगर
जंगल में कोई भी क्योंकि अगर जंगल में कोई भी जंगली जानवर होता था तो वो मुझे पहले ही बता देता था। एक दिन हमारे बेशकीमती मुर्गे में से एक मुर्गे की मौत हो गई। जब हमने शाम को उनको खाना देने के लिए पीछे का गेट खोला तो पता चला कि हमारा एक मुर्गा मर चुका है। मैंने अपनी मम्मी को इसके बारे में बताया तो मम्मी ने बोला कि इसे हमें फेंक कर आना पड़ेगा। जाओ इसे फेंक कर आओ, नहीं तो बदबू आने लगेगी। अब शाम भी हो चुकी थी, मैं कर भी क्या सकता था। मैंने लाइट ली और अपने कुत्ते एडी को अपने साथ लिया और जंगल की तरफ जाने लगा। मेरा कुत्ता आगे आगे चल रहा था। थोड़ी थोड़ी दूर जाने के बाद वो मेरे लिए रुक जाया करता था। ये देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगता था कि वो मेरा इंतजार कर रहा है। हम अब सुअरों के बाड़े के पीछे आ गए थे और मुझे थोड़ी दूर और जाना था उस मुर्गे को फेंकने के लिए। अब हम उस जगह पर पहुंच गए थे जहां मुझे उस मुर्गे को फेंकना था, लेकिन एडी मेरे काफी आगे जा चुका था। वह उस टूटे हुए पेड़ के ऊपर चला गया था। मैंने उसको आवाज मारी, लेकिन उसने मेरी आवाज अनसुनी कर दी। ऐसा लग रहा था मानो उसे मेरी बात का कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। मैंने सोचा शायद एडी ने कोई जानवर देख लिया है, लेकिन ऐसा नहीं था। एडी बहुत डरा हुआ था और एक तरफ देखकर बस भौंके जा रहा था। मैंने उसे ऐसे बुलाया, ए लड़के, चलो अब वापस आओ, भौंकना बंद करो, हमें अब चलना होगा। लेकिन वह मेरे पास आने की वजह जंगल की ओर भौंकता हुआ भाग गया। मैं उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन मैं वहां नहीं जा सकता था क्योंकि मुझे वहां जाने की अनुमति ही नहीं थी और जंगल में अंधेरा भी बहुत हो चुका था। मैंने सोचा कि वो खुद वापस आ जाएगा। उसके बाद मैं घर वापस आ गया। घर आने के बाद मैं और सभी जानवरों को खाना देने लगा, लेकिन मेरा ध्यान अभी भी एडी पे ही था। अब काफी समय हो गया था, लेकिन एडी अभी तक घर वापस नहीं आया था। मैं मम्मी के पास गया और उनको सारी बात बताई, लेकिन मेरी मम्मी मुझको ही डांटने लगी। बोलने लगी कि तुमको मैंने कितनी बार बोला है कि उसको बांध कर रखा करो, लेकिन तुम सुनते ही नहीं हो। उसके बाद मैं और मम्मी हम दोनों जंगल की ओर उसे खोजने चले गए। जंगल में काफी ज्यादा अंधेरा था और हमारे सुअरों के बाड़े में जो लाइट लगी थी उसी से थोड़ा बहुत उजाला हो रहा था। हमने काफी ज्यादा आवाज लगाई, लेकिन हमको एडी नहीं मिला कि तभी हमें एक आवाज सुनाई दी, ए लड़के, यहाँ आओ। यह आवाज सुनकर तो मैं हैरान हो गया, क्योंकि ये क्या, ये तो मेरी ही आवाज थी जब मैंने एडी को यह कहकर बुलाया था। मैंने मम्मी को यह बात बताई। मेरी मम्मी भी अब डर गई थी और वो आवाज अब बार बार आने लगी थी और अब साथ में ही हमें किसी जानवर की गुर्राने की भी आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई हमारी तरफ आ रहा है, क्योंकि हमको सूखे पत्तों की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई दबे कदमों से हमारी तरफ बढ़ रहा है, जिसके कारण वे सूखे पत्ते आवाज कर रहे हैं। कि तभी अचानक हमको बहुत बड़ा एक साया नजर आया, जिसको देखने के बाद हम अपनी घर की ओर भागे और सीधा अपने रूम में जाकर दरवाजा बंद कर दिया। अब मेरी मम्मी ने मुझको बोला, तुम अब बाहर मत जाना। उसके बाद मेरी मम्मी अपने रूम में चली गई। अभी थोड़ी ही देर हुए होंगे कि मुझे अपने सुअरों और बाकी जानवरों की आवाज सुनाई देने लगी। साथ में मेरे कुत्तों की भी आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो पागल हो गए हो। मैंने ध्यान से अपने सुअरों की बाड़ों की ओर देखा कि वो आखिर चिल्ला क्यों रहे हैं।
लेकिन जो मैंने देखा उसे देखकर तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। मेरे पैर डर के मारे कांपने लगे थे। मैं पर्दे के पीछे छुपा हुआ था। मैंने देखा कि एक सफेद सी कोई चीज जो हमारे सुअरों के पास आ रही थी और ठीक उनके बाड़े के पास थी। वह तकरीबन 8-9 फीट लंबी थी। उसकी आंखें पीली चमक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई चीज सड़ रही हो, क्योंकि वो बहुत बेकार बदबू दे रही थी। वो बहुत ही लचीला था। उसकी हड्डियां तक दिख रही थी। उसका मुंह पूरा सफेद था। उसके दांत बहुत नुकीले थे। उसके नाखून बड़े बड़े और काले रंग के थे कि तभी उसने मेरी तरफ देखा। मानो ऐसा लग रहा था कि उसने सीधा मेरी आंखों में देख लिया हो। मैं अपने आप को पर्दे के पीछे छुपाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद उसने मुझे देख लिया था। मुझे अब अपने कुत्ते की फिक्र होने लगी थी। मैं सोच में पड़ गया, कहीं इसने मेरे एडी के साथ कुछ कर तो नहीं दिया। कि तभी मैंने देखा कि वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। यह देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब शायद कुछ बहुत बुरा चीज होने वाला है। कि तभी एक लाइट की रोशनी मेरे आंगन की तरफ आती हुई नजर आई। वो और कोई नहीं, वो हमारे पड़ोसी थे, जो कि कुत्तों की आवाज सुनकर वहां आए थे। मैंने सोचा कहीं ये जीव उन पर हमला तो नहीं कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लाइट की चमक देखने के बाद वो तुरंत जंगल की तरफ भाग गया। वो पड़ोसी मेरे घर के पास आके दरवाजा खटखटाने लगे। मेरी मम्मी बाहर आई और उन्होंने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलने के बाद उन्होंने बोला कि क्या आपके कुत्ते पागल हो गए हैं जो इतना चिल्ला रहे हैं। उसके बाद मेरी मम्मी ने पूछा कि क्या हुआ था। मैंने उनको सारी बात बताई। यह बात सुनकर मम्मी भी बहुत ज़्यादा डर गई। उसके बाद मेरा पड़ोसी अपने घर ही चला गया। अभी उसको गए आधे घंटे ही हुए होंगे कि उसका कॉल आता है हमारे पास। वो बोलता है कि आपका एक कुत्ता हमारे बगीचे में आ गया है। यह सुनकर मुझे अपनी कानों पे यकीन नहीं हुआ। मुझे पूरा विश्वास था कि वो एडी ही होगा। हम तुरंत अपने पड़ोसी के बागीचे में गए। वहां पर सचमुच मेरा कुत्ता एडी था और वो बिल्कुल ठीक था। शायद वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग आया था। वो बहुत डरा हुआ था। वो तुरंत आते ही घर के अंदर घुस गया। वो पूरा कांप रहा था। उसके कुछ दिनों बाद मैंने वह जगह छोड़ दी और शहर में आ गया। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि आखिर मैंने वह चीज क्या देखी थी और वह चीज क्या थी। ये वीडियो एक कोलैबोरेशन वीडियो है जो कि मैंने ग्लोमी इवनिंग चैनल के साथ किया है। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाके उसको देख लें। चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में दे दिया है। पहले जाके आप पार्ट 1 देख ले, नहीं तो आपको ये कहानी पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगी। तो चलिए आज की कहानी को हम शुरू करते हैं। कहानी में हमने अब तक सुना कि उदय भी गुस्से में बंदूक लिए उसके पीछे जाने लगता है। वे भेड़िया कहीं उसे नजर नहीं आ रहा था। तभी एक पेड़ के पीछे उसे एक इंसान दिखाई पड़ा जो कि फटे कपड़े में एक कुल्हाड़ी लिए खड़ा था। उदय ने भी उसकी तरफ बंदूक तान दी। उदय ने बोला, ओ भेड़िया, आखिर तू अपने असली रूप में आ ही गया। अब चल मेरे साथ, तुझे गांव वालों के सामने ही मारूंगा। उस आदमी ने कहा, नहीं भाई, मैं भेड़िया नहीं हूँ, मेरी बात तो सुनो। पर उदय ने उसकी चाल में ना फंसने का फैसला कर लिया था। बंदूक आगे कर हुए गांव उसे ले गया। गांव वालों ने उदय से जो सुना उससे वे गुस्से में उस आदमी को आग लगाने वाले ही थे। तभी उदय ने उन्हें रोका और कहा, जब ये असली रूप में आ ही गया है तब हम इसे मारेंगे। इसकी जंजीर जकड़ लो और इसे बांध दो। कल रात हम इसको मारेंगे इसके असली रूप में आ जाने के बाद। अगले दिन रात हो चुकी थी। सभी गांव वाले
और उदय उस आदमी को भेड़िया बनने का इंतजार कर रहे थे। आदमी बार बार उनसे गुहार लगा रहा था, सुनो, मैं भेड़िया नहीं हूँ, मेरा नाम कलाम है, मैं जंगल में रहने वाला आदिवासी हूँ, मेरा परिवार को भी उस दरिंदे ने मार दिया है, उसका बदला लेने के लिए ही मैं उस जंगल में घूम रहा था। उदय बोला, बात बनाकर हमें पुगलाने की कोशिश मत कर, मैंने सुनता था एडम जी ने तुम्हें मानवी भेड़िया चालाक होते हो, पर आज तुम्हारी चालाकी यहाँ नहीं चलेगी, उदय ने उस भेड़िए से कहा। तभी एक खबर से सभी गांव वाले दहल उठे। एक बच्चे को आदमखोर भेड़िया गांव से उठाकर जंगल में भाग गया था। उदय को यकीन नहीं हुआ, कलाम सच कह रहा था। उसे कलाम को छुड़वाया और साथ जंगल में बच्चे की खोज में निकल पड़े। कुछ ही देर में खून के धब्बे नजर उन्हें आए, जो शायद उसी बच्चे के थे। आगे जाने पर उस बच्चे को मारकर खा रहे हुए आदमखोर भेड़िया उन्हें मिल ही गया। उदय ने बंदूक की गोलियां चलाना शुरू कर दिया। इस बार भी वह भेड़िया उनके हाथों से बचकर निकल गए। उस भेड़िए ने चीखते हुए उदय पर हमला किया, नाखून से उसे मारता ही गया। कलाम ने उस पर कुल्हाड़ी दे मारी। कुल्हाड़ी भेड़िए के गर्दन को थोड़ा चीरकर दूर जा गिरी। भेड़ियों को काफ़ी दर्द हुआ, वो चिल्लाते हुए वहाँ से भाग निकला। वे फिर जंगल में अचानक से कहीं गायब हो गया। कलाम, तुम ठीक तो हो? उदय ने पूछा। फिर उदय ने कहा, हाँ, पर वे फिर भाग गया। मुझे माफ़ कर देना दोस्त, मैंने तुम्हें गलत समझा, उदय ने कलाम से कहा। फिर कलाम ने कहा, हम उसे जल्द ही पकड़ लेंगे। अगली रात को गांव में एक घर से एक आदमी छिपकर दबे पांव जंगल की ओर जा रहा था। जंगल में काफ़ी अंदर तक जाने में पर वे आदमी जाकर एक बड़ी पेड़ के पत्थर के पास जा रुका। चांद की तरफ मुंह कर वो कुछ मंतर बुड़बुड़ाने लगा। फिर भेड़िए जैसी चिल्लाहट हुई। फिर धीरे धीरे वह आदमी एक शैतानी भेड़िए के रूप में आने लगा। अब वह पूरी तरीके से एक आदमखोर भेड़िया बढ़ चुका था। उदय और कलाम उसका पीछा करते हुए उस जंगल में पहुंच चुके थे। वे झाड़ियों में छुपकर ये सारा नज़ारा देख रहे थे। कलाम तो यह सब देखकर उस भेड़िए को तुरंत मार देना चाहता था। फिर उदय ने कहा, हाँ, यही है वो भेड़िया। मैंने धीरबान छानबीन करने से मुझे पता लगा था कि यही वो आदमखोर मानवी भेड़िया है। तभी उदय और कलाम झाड़ियों से बाहर आ गए। शैतानी भेड़िए ने पलटकर उन्हें देखा। वैसे ही नीली आंखें लावे जैसी धड़कने लगी। उसी नोकीली नाखून और भी बाहर होकर उंगलियों से बाहर आ गए। वो उदय और कलाम पर टूट पड़ा। कलाम को जोर से टक्कर मारकर उसे उस भेड़िए ने दूर फेंक दिया। उदय ने गोलियां दागनी चालू कर दी थी, पर वह चालाक आदमखोर उसे बच गया। उसने उदय को आकर अपने नाखून से वार किया। नाखून से उदय के मुंह पे चीखी पड़ गई। उसके एक वार से ही वह दूर जा गिरा था। कलाम फिर उठा और अपनी कुल्हाड़ी लिए उस आदमखोर भेड़िए को मारने में इतनी आसानी नहीं थी, लेकिन वो उसके ऊपर अपनी कुल्हाड़ी फेंका। वे कलाम ने उसकी कुल्हाड़ी छीन ली। कलाम अपनी कुल्हाड़ी के सहारे अब तक उससे लड़ ही जा रहा था और बचा हुआ था। तभी भेड़िए ने धार धार कर वार करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कुल्हाड़ी दूर जा गिरी और भेड़िए ने कलाम को अपना विशाल शैतानी हाथों में जकड़ लिया। तभी उदय उठा और गोलियां चलानी चाहिए, पर गोलियां खत्म हो चुकी थी। पर बंदूक के आगे धारेदार चाकू भी लगे हुए थे। भेड़िए ने कलाम का सिर पकड़ लिया था ताकि उसे अपने नाखून से काट सके कि तभी उदय ने बंदूक वाले चाकू भेड़िए के पेट में घुसेड़ दिया। चाकू लगते ही वे दर्द के मारे भेड़िया छटपटाने लगा। तभी कलाम ने कुल्हाड़ी उठाई और उसके ऊपर वार करने लगा। उसके परिवार को मारने के गुस्सा कलाम बुरी तरीके से निकाल रहा था। भेड़िए के काले खून चारों तरफ बिछड़कर उड़ रहे थे। चीर चीर कर कलाम उसे बार बार मारे जा रहा था। शैतानी मानो भेड़िया, जिसे वुल्फवेयर का नाम से जाना जाता था, वह अब खत्म हो चुका था। अब वो अपने मानवीय रूप में आ गया था। गांव वालों के सामने उसे मार दिया गया। वह जयंत था। हाँ, वही जयंत जब सबसे पहली घटना में जिसके भाई की मौत हो गई थी और वह घायल होकर बच भागा था।
कलाम ने बोला, आखिर तुम्हें पता कैसे चला कि यही वो मानो भेड़िया है? तब उदय ने कहा, तुमने जब उस भेड़ियों को कुल्हाड़ी मारी थी तब उसके गर्दन पे घाव लगने से वे दर्द से चीखता हुआ वहाँ से भागा था। मैंने वही घाव अगले दिन जयंत के गर्दन पे देखा। फिर मैंने पता किया कि उसे काली शक्तियों के बारे में काफ़ी तक जानकारी है। वह किसी तांत्रिक के पास जाया करता था, पर मैंने जब उस तांत्रिक का पता लगाया तब मुझे यह पता चल गया कि वह तांत्रिक मर चुका है। फिर मैंने पता किया कि जयंत के घर के पीछे जयंत की एक छोटी सी कुटिया थी। वे दिन भर उसी में रहा करता था, ना किसी घर वाले को अंदर आने की देता था और ना ही कुछ छानबीन करने देता था अपनी कुटिया में। मुझे एक काली शक्ति वाली पुस्तक भी वहाँ मिली, जिसमें शैतानी मानव भेड़िया बनने का उपाय था, जिसमें एक तांत्रिक की भी मदद ली गई थी। पूर्णिमा की रात को जंगल में भेड़िया के रक्त पीने और शैतानी मंत्रों द्वारा उपासना से वे एक जंगली शैतान मानो भेड़िया बन गया था। वे तांत्रिक की मदद से बना था, पर उसने तांत्रिक को भी अपना पहला शिकार बनाया था, फिर खुद के भाई को, और फिर ये सारा सिलसिला शुरू हो गया। हर रात चांद के आगे शैतानी मंत्र पढ़ के वो भेड़िया बनता और शिकार करता था। अगर वो ये पूरा 1 वर्ष दोहरा देता तो अमर हो जाता और काफ़ी शक्तिशाली भी हो जाता। वक्त से पहले ही हमने उसे मार दिया। उसके मरने से गांव वाले अब कहर से बच चुके थे। उदय और कलाम भी अब अच्छे दोस्त भी बन चुके थे। आगे भी ऐसी कई घटनाओं से उन्होंने लोगों को बचाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी एक वुल्फ वेयर की सच्ची घटना। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और सच्ची डरावनी कहानी के साथ। दोस्तों, बाय बाय करने से पहले आपसे फिर मैं बता देना चाहता हूँ कि ये कहानी का पार्ट 1 आपको ग्लोमी इवनिंग चैनल पर ही मिलेगा। तो जल्दी से जाके उनके चैनल पर विजिट करें और उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं कुछ और सच्ची डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।